प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। और ये जो नई वीडियो है ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 मतलब प्रश्नावली 4.4 पर है। तो इस वीडियो में पहले प्रश्न में द्विघात समीकरण दिए हैं और उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविधकर का मान पता होना चाहिए, और विविधकर हम कैसे निकालते हैं उसके लिए सूत्र है d बराबर है b² - 4ac। तो सबसे पहले तो इस समीकरण की जो तुलना है हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे, और व्यापक रूप से तुलना करने पर a 2 आ जाएगा, b -3 आ जाएगा और c 5 आ जाएगा। अब जो विविधकर का जो सूत्र है b² - 4ac, उसमें ये ABC के मान हम पुट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि -3 का वर्ग होता है 9, और 5 चौके 20 दूने होते हैं 40। 9 में से 40 गए रह गए -31, और -31 शून्य से छोटा है। तो इसका मतलब कि d का मान शून्य से कम है, और आप जानते हैं कि अगर d का मान शून्य से कम हो तो दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वैसा ही प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। तो आपको इसको भी क्या करना है, समीकरण के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ इसकी तुलना करनी है और ABC निकालना है। तो आप देख सकते हैं A 3 है, B -4 वर्गमूल 3 है और C 4 है। अब आपने विविधकर कैलकुलेट करना है। तो विविधकर में -b का वर्ग मतलब -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 गुणा A 3 है और C 4 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं -4 का वर्ग होता है 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 तिये हो जाएंगे 48, और यहाँ पर भी 4 तिये 12, 12 चौके 48, तो 48 में से 48 के रह गए 0। और आप जानते हैं कि d का मान अगर 0 हो तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसके मूल वास्तविक हैं। तो अगर मूल वास्तविक है तो मूल मतलब मूलों का अस्तित्व है, तो इसलिए हमें ये मूल अब निकालने भी पड़ेंगे। तो ये मूल निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं, पर मैं यहाँ पर सूत्र विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि d का मान हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो इसलिए सूत्र विधि सबसे आसान रहेगी इस सवाल को करने में। तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे सूत्र विधि से। तो सूत्र क्या कहता है कि x जो है वो -b ± वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a या -b ± वर्गमूल d बटा 2a। तो इस सूत्र विधि का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि d का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उससे मूल निकालना आसान रहेगा। तो अब हम a b और d का मान इसमें पुट कर देते हैं सूत्र में, तो आपका x कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप जानते हैं जो b है आपका -4 वर्गमूल 3 है, तो वैल्यू पुट की आपने तो माइनस और -4 वर्गमूल 3, और आप देख रहे हैं कि d 0 है, तो इसलिए d को मैंने नहीं लिया क्योंकि d का मान तो ऑलरेडी 0 है, तो बटा 2a, तो 2 गुणा a कितना है 3। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटा 6। 2 से आप ऊपर नीचे इसको काट दीजिए, तो 2 दूने 4 और 2 तिये 6 बच गया, तो आपके पास आ गया 2 बटा 3 वर्गमूल 3। तो इसका मतलब आपके दोनों मूल एक समान आ गए। वो आपको पहले भी पता चल गया था d के मान से, और दोनों मूल आपके कौन कौन से हैं, 2 वर्गमूल 3 बटा 3, और यही बेसिकली अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा आपका 2 वर्गमूल 3 बटा 3 आ गया और बीटा भी 2 वर्गमूल 3 बटा 3 आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न भी इसका तीसरा भाग है। ये समीकरण आपके पास दिया है, तो इस समीकरण को हमने व्यापक रूप के साथ तुलना करनी है। तो आप पाएंगे कि a 2 है, b -6 है और c 3 है। अब विविधकर के सूत्र में ये ABC की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो विविधकर के सूत्र में पुट करने के बाद आप देख रहे हो -6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 4 तिये 12 दूने होते हैं 24,
36 में से 24 गए, रह गए 12, और 12 शून्य से बड़ा है। तो d का मान अगर शून्य से बड़ा हो तो विविधकर के दोनों जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्योंकि मूल वास्तविक है, हमें इन मूलों को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि मैं कौन सी विधि लगाऊंगा? सूत्र विधि। क्यों? क्योंकि d का मान हमें पहले से ही पता है, तो सबसे बढ़िया सूत्र विधि रहेगी। तो अब सूत्र विधि का प्रयोग हम इस समीकरण को हल करने में करेंगे। आप किसी और विधि से भी इसको कर सकते हैं, पर सबसे आसान यहाँ पर सूत्र विधि रहेगी। तो सूत्र क्या कहता है? x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। अब d का मान हमें पता है, a b का मान भी हमें पता है, तो a b और d का मान इस समीकरण में, इस सूत्र में हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x आ जाएगा -6 प्लस माइनस d का मान वर्गमूल 12 बटा 2 गुणा 2। अब माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो रह जाएगा 6। जो वर्गमूल 12 है, वर्गमूल 12 आप जानते हैं कि वर्गमूल 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 12 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। और ये जो 2 है ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो इसीलिए वर्गमूल 12 किसके बराबर होता है? 2 वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये जो वर्गमूल 12 है इसका मान हम 2 वर्गमूल 3 लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 6 प्लस माइनस 12 की जगह, वर्गमूल 12 की जगह हमने 2 वर्गमूल 3 लिख दिया बटा 4। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर और नीचे दोनों 2 से भाग कर दें, क्योंकि ऊपर भी सार्वगुणनखंड 2 है, नीचे भी सार्वगुणनखंड 2 है, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह आप 2 से भाग कर दें तो आपके पास 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 बच जाएगा। तो अब आपके पास 2 मूल आ गए, अलग अलग मूल आ गए। कौन कौन से? एक बार आपको प्लस का मान लेना है, एक बार माइनस का मान लेना है। तो x आ जाएगा आपके पास 3 जमा वर्गमूल 3 बटा 2, और दूसरा x आ जाएगा आपके पास 3 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। और यही तो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा पहला मान x का और बीटा दूसरा मान x का। तो इस तरह से हमने इसके मूल निकाल दी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, इसमें द्विघात समीकरण दिया गया है और k का आपने ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दोनों मूल बराबर हो। तो आप जानते हैं दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब विविधकर का मान 0 हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें विविधकर का मान 0 लेना है। तो पहले तो आप विविधकर कैलकुलेट करोगे, विविधकर का मान निकालोगे। मान निकालने के बाद विविधकर को आपने 0 के बराबर ले लेना है, उससे आपका k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको समीकरण के व्यापक रूप से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a कितना है आपका? 2, और b कितना है? k, और c कितना है? 3। तो वैसे ही जैसे पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही हम d का मान निकालते हैं। तो d आपका आ जाएगा b² माइनस 4ac। b की जगह हमने k ले लिया, और a की जगह 2 और c की जगह 3। तो k² और 4 दूने 8 दिए 24। तो d का मान आ गया आपके पास k² माइनस 24। अब क्योंकि दिया है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं तो हमें d को 0 लेना पड़ेगा। तो d को हमने क्या लेना है? 0 लेना है। अतः d बराबर है 0। तो d का मान जो भी है उसको आपने 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे? k² माइनस 24 को 0 पुट कर देंगे। तो k² माइनस 24 0 के बराबर आ गया। अब माइनस 24 को आप इस तरफ ले जाइए, तो k² आ जाएगा आपके पास 24, और k का मान आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब वर्गमूल 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 के अगर आप गुणनखंड देखें तो 24 के गुणनखंड क्या बनते हैं? 2 दूने 4, 2 दूने 4, दूने 8, और 3 24।
ये आपके 24 के गुणनखंड बन गए। और आप देख सकते हैं 2 का इसमें जोड़ा बन गया है, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं। तो आप वर्गमूल 24 को 2 वर्गमूल 6 भी लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 24 को आप कैसे लिखेंगे? 2 वर्गमूल 6। तो इसलिए k का जो मान आ जाएगा वो प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो k के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस लेंगे आप, एक बार माइनस। तो k का मान 2 वर्गमूल 6 और माइनस 2 वर्गमूल 6 आपका आ जाएगा। तो ये 2 k के मान है। अगर ये जो मान लेंगे हम k के, तो आपका जो समीकरण है इसके दोनों मूल बराबर होंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग पे, दूसरे प्रश्न के। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग ये भी इसी तरह का प्रश्न है, पर इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया है ये अभी द्विघात समीकरण नहीं लग रहा। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर इसको गुणा करना पड़ेगा kx को। तो अंदर गुणा करके देखते हैं क्या बनता है। तो अंदर जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा kx² माइनस 2kx जमा 6 बराबर है 0। अब आप देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो अब हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं, जिससे कि हमारे पास a b c का मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a का मान k है, b का मान माइनस 2k है और c का मान 6 है। तो अब हमें दोनों मूल बराबर कहा गया है, तो हमने क्या करना है, विवित्तर का मान निकालना है और उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विवित्तर का मान कैलकुलेट करेंगे। तो विवित्तर का मान कैलकुलेट करने के लिए हमने a, b और c की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो a की जगह आपके पास आ गया k, c की जगह आ गया 6 और b की जगह आ गया माइनस 2k। तो माइनस 2 का वर्ग होता है 4, k का वर्ग होता है k²। तो आपके पास आ जाएगा 4k² और 4 छिके होते हैं 24, तो माइनस 24k। तो इस तरह से आपके पास d का मान आ गया 4k² माइनस 24k। और अब आपको कहा गया है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं, तो इसका मतलब d को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। तो जो d का आपको मान दिया गया है यहाँ पर, इसको आपने क्या करना है, 0 के बराबर लेना है। तो इसीलिए 4k² माइनस 24 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4k कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4k इस समीकरण में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए अंदर बच जाएगा k माइनस 6 बराबर है 0। इस पूरे समीकरण को अगर हम दोनों तरफ 4 से भाग कर दें तो ये समीकरण बन जाएगा k गुणा k माइनस 6 बराबर है 0। तब k के 2 मान आ जाते हैं हमारे पास, k बराबर है 0 या k माइनस 6 बराबर है 0। पर आप देखते हो कि ये जो हमारे पास शुरू में जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें अगर हम k को 0 ले लेंगे तो क्या होगा। अगर इस समीकरण में हम k को 0 लेंगे तो ये वाला पद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इससे 6 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए k का मान 0 हम नहीं लेंगे। तो k का मान हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि ये समीकरण का हल नहीं है, ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। क्योंकि जैसे ही हम k 0 ले रहे हैं, इस समीकरण में 6 0 के बराबर आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे पास k का एक ही मान बचता है और वो है k बराबर है 6। तो इसलिए k का मान इसमें 6 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन है, ये हर बार लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग दोनों क्वेश्चन ही आते हैं सीरीज़ में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपने इसको करना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि पूछा गया है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो इसका मतलब कि हमें विवित्तर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी विवित्तर से हमें पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक। अगर मूल वास्तविक होंगे तो
वो स्थिति संभव है, अगर मूल अवास्तविक होंगे तो स्थिति संभव नहीं है। तो इससे हमने क्या करना है, पहले तो एक द्विघात समीकरण बनाना है, फिर d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विविधकर देखना है। विविधकर से हमें पता चल जाएगा कि स्थिति संभव है या नहीं है, और अगर स्थिति संभव होगी तो लंबाई चौड़ाई हम निकालेंगे, अगर स्थिति संभव नहीं होगी तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं इसमें कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि छोटी चीज़ को ही पहले मानते हैं हम, तो इसलिए बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर ले ली। तो अब जो आपकी लंबाई है वो दुगनी है, तो इसलिए बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x मीटर, क्योंकि इसकी दुगनी है। अब वैसे ही जो क्षेत्रफल आएगा, इस बगिया का क्षेत्रफल जो आएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई को जब चौड़ाई से गुणा किया तो आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। पर ये क्षेत्रफल हमें 800 भी दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसीलिए प्रश्नानुसार हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर है 800। अब 2 को आप इस तरफ ले जाइए तो 2 भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर आ जाएगा 800 बटा 2, 800 बटा 2 होता है 400, और x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 400। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 400 का वर्गमूल होता है 20। तो इसलिए x आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो x के दो मान आ जाएंगे, एक तो 20 और दूसरा माइनस 20। तो माइनस वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपकी लंबाई है या चौड़ाई है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे पास एक ही मान बचेगा, वो है x बराबर है 20। तो इसलिए हमारे पास एक ही मान बचेगा, वो है x बराबर है 20। तो अतः बगिया की चौड़ाई है 20 मीटर और बगिया की जो लंबाई है वो आ जाएगी आपके पास 40 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर दिया, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल दी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो दोबारा से वैसा ही पूछा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और पूछा क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इससे हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसके मूल कैसे निकलते हैं, उसी से हमें पता चल पाएगा कि स्थिति संभव है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं पहले मित्र की आयु x वर्ष। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु है 20 में से माइनस करने पर आ जाएगी, तो इसलिए दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु निकालनी है हमने, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व ही दूसरे मित्र की आयु वो हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, और 20 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 16, तो 16 माइनस x वर्ष। अब हमें दिया क्या है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों मित्रों की जो आयु का गुणनफल है वो है 48, तो यहीं से हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु को आपस में गुणा कर देते हैं और वो 48 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमने द्विघात समीकरण बनाना है, इनको आपस में गुणा करके। तो आप बारी बारी से इनको गुणा कीजिए, और बारी बारी से गुणा करने से आपके पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपने बारी बारी से इनको गुणा करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 और 4 गुणा x 4x माइनस गुणा माइनस प्लस। तो इस तरह से आपके पास ये समीकरण बन गया। अब 16x और 4x होते हैं 20x, और 48 को आप इस तरफ ले आइए, तो 48 इस तरफ माइनस का हो जाएगा, और माइनस 64 और माइनस 48 आपके पास हो जाएंगे माइनस 112। तो आपके पास समीकरण आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जमा 20x माइनस 112 बराबर है 0। तो जैसे हमने पहले भी किया था कि x के ऊपर अगर माइनस का चिन्ह हो एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो आप इस पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर दीजिए, तो इस पूरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे।
तो आपके पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x जमा 112 बराबर है 0। तो आपने पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर दिया तो आपके पास एक सिंपल सा समीकरण बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें विविधकर का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, और विविधकर के मान से हमें पता चल जाएगा कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या नहीं है। तो हम इसकी तुलना करते हैं जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का उसके साथ, जिससे हम ए बी सी के मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी सी का मान हमने कैलकुलेट कर दिया। ए आपके पास देख रहे हो आप, ए 1 है, बी -b है 20 है और सी 112 है। अब आप विविधकर का मान कैलकुलेट कर लीजिए। तो विविधकर का मान कैलकुलेट करेंगे तो विविधकर का मान आ जाएगा, b की जगह -20 पुट कर दिया, a की जगह 1 और c की जगह 112 पुट कर दिया। अब -20 का वर्ग होता है 400, तो ये 400 आ जाएगा। 112 चौके होते हैं 448, और 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा -48, जो कि 0 से कम है। तो क्योंकि d का मान 0 से कम है तो ये जो समीकरण हमारे पास बना इसके मूल अवास्तविक होंगे, और अवास्तविक होंगे तो इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो यह स्थिति असंभव है या यह स्थिति संभव नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई है x मीटर। तो पार्क की लंबाई अगर x मीटर है और आपके पास दिया है परिमाप 80 मीटर, और आप जानते हैं परिमाप का जो सूत्र होता है वो है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और परिमाप की जगह हम क्या ले लें, 80 ले लें। तो आपके पास सूत्र बन जाएगा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 80। इस 2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो 80/2 हो जाएगा 40। तो इसका मतलब लंबाई जमा चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 40। तो अगर हमने चौड़ाई यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो लंबाई को हमें 40 के पास ले जाना पड़ेगा। तो चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस लंबाई, और 40 माइनस लंबाई का मतलब है 40 माइनस x। तो इसीलिए जो आपकी लंबाई आ जाएगी, लंबाई तो x थी, सॉरी, पार्क की जो चौड़ाई आ जाएगी वो आ जाएगी 40 माइनस x। तो 40 माइनस x आने के बाद अब हमें प्रश्नानुसार क्या दिया है, इनका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कर दिया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास 400 के बराबर है, तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब आप x को अंदर गुणा करेंगे, तो x को जब आप अंदर गुणा करोगे तो x गुणा 40 हो जाएगा 40x, x को माइनस x से करेंगे तो आ जाएगा -x²। तो 40x माइनस x² आ जाएगा 400 के बराबर। अब आप इस 400 को भी इस तरफ ले आइए और आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो है 40x माइनस x² माइनस 400 बराबर है 0। इस पूरे समीकरण को आप -1 से गुणा कर दीजिए तो आपका -x² नहीं रहेगा, इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, x² के ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बाकी सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा x² माइनस 40x जमा 400 बराबर है 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या ये स्थिति संभव है या नहीं। तो उसके लिए हमें विविधकर का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो विविधकर के मान कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ तुलना करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं a इसमें 1 है, b इसमें -40 है और c इसमें 400 है। तो a b c का मान हमने लिख दिया। अब हम d का मान कैलकुलेट करेंगे। तो d आपको पता है b² माइनस 4ac होता है, और b की जगह -40 ले लेंगे तो -40 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह 1 और c की जगह 400, और -40 का वर्ग होता है 1600 और 400 चौके भी होता है 1600। तो इसलिए d का मान 0 आ गया।
तो आप जानते हैं d का मान शून्य आने का मतलब क्या है? d का मान शून्य आने का मतलब है दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो अतः इस तरह की स्थिति जो है बिल्कुल संभव है, और क्योंकि ये स्थिति संभव है तो हमें अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, और हमें क्या करना है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो क्योंकि हमने इस समीकरण में d की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इसलिए ज़्यादा बढ़िया ये है कि हम सूत्र विधि का प्रयोग करें और ये जो समीकरण है उसको सूत्र विधि से हल करें। तो आपको पता है सूत्र कहता है माइनस बी, एक्स का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a। तो इसमें अब ए बी और डी का मान आप पुट कर दीजिए, तो आपके डी का मान जो एक्स का मान है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्स आ जाएगा माइनस बी की जगह हमने -40 ले लिया और डी की जगह 0 ले लिया। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया 40 बटा 2, तो एक्स का मान आ गया 20। तो इसका मतलब कि एक्स के दोनों मान हमारे पास 20 है। तो और एक्स हमने क्या माना था, एक्स मानी थी हमने लंबाई, तो इसलिए पार्क की लंबाई है 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई आ जाएगी आपके पास 40 माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह 20 ले लिया, तो 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर। तो इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट कर ली। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरा जो चैनल है समीरू ठाकुर, इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसमें जो बेल बटन होती है, घंटी का बटन बना होता है, उसको क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और कोई कमी है तो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।